वर्ल्ड का एक ऐसा कॉन्टिनेंट जिसको वर्ल्ड लार्जेस्ट आइस डिजर्ट बोला जाता है, और एक ऐसा कॉन्टिनेंट जहाँ ना कोई परमानेंट पॉपुलेशन है और ना ही किसी सिंगल कंट्री का कंट्रोल। यहाँ हर एक इंच इंटरनेशनल रूल्स के अंदर आता है। पूरी दुनिया का एक अनोखा कैनवास जहाँ अंटार्कटिका ट्रीटी सिस्टम हर डिसीजन को गवर्न करता है। मतलब टेक्निकली ये कॉन्टिनेंट किसी का नहीं है, लेकिन सबका है। आपने कभी न कभी इंटरनेट पे अंटार्कटिका के रेड ब्लड फॉल के बारे में सुना ही होगा। हाँ, वही जो देखने में ऐसा लगता है जैसे कोई खून बह रहा हो। आज से करीब 80 to 90 मिलियन ईयर्स पहले ड्यूरिंग द क्रेटेशियस पीरियड अंटार्कटिका वाज टीमिंग विद लाइफ। आज जहाँ सिर्फ बर्फ और खामोशी है, वहाँ कभी हरी भरी जिंदगी होती थी। उस समय अंटार्कटिका में कई सारे प्लांट्स और फ्लावर्स भी थे। उसके अलावा एनिमल्स भी रहते थे और क्लाइमेट काफी वार्म और आइस फ्री भी था। 20वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग में ऐसे कई सारे कंट्री थे जिन्होंने ये चीज दावा किया था कि अंटार्कटिका मेरा है। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस जगह पर अर्जेंटीना और चिली क्लेम्स कर रही थी, उसी सेम जगह पे यूके भी क्लेम कर रहा था। यानी इन तीनों कंट्री का टारगेट सिर्फ एक जगह था। 1959 में 12 कंट्रीज मिलके एक सिस्टम साइन करती हैं, अंटार्कटिका ट्रीटी सिस्टम। इस सिस्टम के रूल्स सिंपल थे, जैसे यहाँ ना कोई मिलिट्री बेस होगा और ना ही कोई न्यूक्लियर वेपन्स, और साथ ही साथ यहाँ पे माइनिंग भी अलाउ नहीं था। यहाँ सिर्फ साइंस एंड रिसर्च के लिए यूज किया जाएगा। इंडिया ने अंटार्कटिका पे अपना पहला कदम 1981 और 82 के बीच में रखा था, और इसी ने आगे चल के इंडिया का फर्स्ट रिसर्च स्टेशन का नींव रखा, जिसका नाम था दक्षिण गंगोत्री। और इसके बाद 2 और स्टेशन स्टेबल हुए, जिसका नाम था भारती और मैत्री। आज से करीब 90 मिलियन ईयर्स पहले अगर कोई इंसान टाइम मशीन के हेल्प से अंटार्कटिका पहुंच भी जाता है, तो उसके दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आएगा कि ये साउथ पोल है या फिर कोई ट्रॉपिकल जंगल। जहां आज सिर्फ बर्फ और खामोशी है, वहां कभी हवा पेड़ों के पत्तों से टकराती थी, जमीन गीली थी, रिवर्स धीरे धीरे बह रही थी, और दूर कहीं डायनासोर की चलने की आवाज आती थी। अंटार्कटिका तब कोई डेड लैंड नहीं था, बल्कि वो एक जिंदा दुनिया था। उस समय अर्थ एक अलग ही फेज से गुजर रहा था। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड आज के मुकाबले काफी ज्यादा था, इसलिए पूरा प्लेनेट एक न्यूट्रल ग्रीन हाउस की तरह बिहेव कर रहा था। पोल्स और इक्वेटर के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम था। इसी वजह से साउथ पोल पे भी इतना ठंड नहीं होती थी कि जिंदगी पॉसिबल भी ना हो। ये सब मैं कहानी नहीं बता रहा हूँ, बल्कि इसके पीछे साइंटिफिक प्रूफ भी है। जब साइंटिस्टों ने बर्फ के नीचे ड्रिलिंग शुरू की, तो उन्हें सिर्फ आइस नहीं मिली, बल्कि उन्हें जमीन मिली, और ऐसी जमीन जिसमें फोजाइल रूट्स थी, पोलन था और पत्तों के निशान थे। ये कोई रैंडम चीज नहीं होती। पोलन सिर्फ तब बनता है जब पेड़ पौधे वहाँ एग्जिस्ट करते हों, और रूट्स तब मिलते हैं जब वहाँ कभी बर्फ फ्री हो, मतलब वहाँ कभी जमीन एग्जिस्ट करती हो। मतलब क्लियर था, वहाँ कभी घने जंगल होते थे, और ऐसे जंगल जो साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के एंशिएंट जंगलों जैसा लगते थे। उन जंगलों में कोनिफर ट्रीज थे, फर्न्स थे, और ऐसे कई सारे फ्लावरिंग प्लांट्स थे। ये वही प्लांट्स थे जो डायनासोर्स के टाइम में दुनिया के कई जगहों पर पाया गया था। लेकिन यहाँ सबसे अजीब बात यह है कि साउथ पोल पे 6 महीना रात और 6 महीना दिन रहता है, मतलब 6 महीना बिना सनलाइट के। तो यहाँ पे ये प्लांट्स कैसे पॉसिबल हो सकते हैं? इसका जवाब एवोल्यूशन देता है। उस समय प्लांट्स अपने आप को उस हिसाब से ढाल लिए थे कि अगर लगातार 6 महीनों तक सूरज निकलता है, तो उस समय प्लांट्स मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करते थे, और जब अंधेरा होता था तब वो ऑलमोस्ट हाइबरनेशन मोड में चले जाते थे। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज आर्टिक रीजन के कुछ ट्रीज सर्वाइव करते हैं। और उस समय वहाँ एक घना जंगल होता था, वहाँ कोई खाली खामोशी नहीं होती थी। अंटार्कटिका में उस वक्त जिंदगी चलती थी। डायनासोर्स वहाँ रहते थे, खासकर हर्बीवोरस डायनासोर्स जो प्लांट्स पे डिपेंड करते थे। इसके अलावा इंसेक्ट्स भी थे, अर्ली मैमल्स थे, और फ्रेश वाटर सिस्टम जो पूरे इकोसिस्टम को जिंदा रखता था। और फिर धीरे धीरे अर्थ ने एक और टर्न लिया। कॉन्टिनेंट अपनी जगह से बदलने लगे। अंटार्कटिका बाकी लैंड मासेस से अलग होता चला गया, और जैसे ही वो पूरी तरह से आइसोलेट हुआ, समुद्र के करंट्स ने उसे घेर लिया। ये करंट्स अंटार्कटिका के इर्द गिर्द घूमने लगे, और बाकी दुनिया के गर्मी यहाँ आने से रोक दिया। और यहीं से ये कहानी डार्क मोड में चलना शुरू हो गया। टेम्परेचर गिरने लगा, बर्फ जमनी शुरू हो गई, और वो जंगल जो कभी हवा में लहराती थी, वो धीरे धीरे बर्फ के नीचे दफन होते चला गया। रिवर्स जम गई, जिंदगी या तो खत्म हो गई या फिर उस कंटिनेंट को छोड़ के हमेशा के लिए चला गया। हजारों लाखों सालों बाद अंटार्कटिका पूरी तरह से बर्फ के नीचे चला गया। जो कभी ग्रीन वर्ल्ड था, आज वो सिर्फ व्हाइट डिजर्ट बन के रह गया है। आपने कभी न कभी इंटरनेट पे अंटार्कटिका के रेड ब्लड फॉल के बारे में सुना ही होगा। हाँ, वही जो देखने में ऐसा लगता है जैसे कोई खून बह रहा हो। 1911 में जब पहली बार थॉमस ग्रिफिथ टेलर ने इस चीज को देखा था, तो भी डर गए थे। लेकिन ये कोई जादू नहीं है, बल्कि इसके पीछे सिंपल सा नेचुरल केमिस्ट्री है। यहाँ सबसे पहले 2 बड़े सवाल आते हैं। पहला, वहाँ बाहर का टेम्परेचर -17 डिग्री था, उसके बावजूद भी वो फर्स्ट बहता जा रहा था, जबकि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और दूसरा सवाल है, इस रेड कलर के पीछे रीजन क्या है? जिस लेक से पानी बहता है, उस लेक का पानी काफी ज्यादा साल्टी है, और ये लेक तब की है जब वहाँ समुद्र हुआ करता था। जब ग्लेशियर बने तो ये पानी नीचे फंस गई,
ना ही कोई ऑक्सीजन और ना ही कोई लाइट मिलते थे इन्हें। मतलब 15-20 सालों से इस लेक को ना ही कोई ऑक्सीजन मिली और ना ही कोई लाइट। और इसके बाद रिसर्च करने के बाद ये भी पता चलता है कि उस लेक के अंदर आयरन का मात्रा भी काफी ज्यादा है। और यही रीजन है जब ये आयरन वाली पानी बाहर आती है और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है तो लाल रंग देती है, और इसी वजह से इसे रेड ब्लड फॉल बोला जाता है। डूम्सडे ग्लेशियर, जिसका साइंटिफिक नेम है थ्वेट्स ग्लेशियर। Thwaites Glacier. It's also nicknamed the Doomsday Glacier because of its potential impact to raise sea levels if ice continues to melt. अंटार्कटिका के वेस्ट साइड में ये लोकेट है और साइज में इतना ज्यादा बड़ा है कि यूके जितना एरिया कवर करता है। ये ग्लेशियर वेस्ट अंटार्कटिका का आइस शीट का क्रिटिकल हिस्सा है और एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करता है जो अपने पीछे मौजूद मैसिव आइस को समुद्र में बह जाने से रोकता है। यहाँ दिक्कत ये नहीं है कि ग्लेशियर ऊपर से मेल्ट हो रहा है, बल्कि इसका बेस जो डायरेक्टली वार्म ओशियन वाटर के कांटेक्ट में है वो मेल्ट हो रहा है। सैटेलाइट और अंडर वाटर रोबोट के थ्रू ये चीज देखा गया है कि वार्म सी वाटर ग्लेशियर को अंदर से होलो कर रहा है, मतलब उस ग्लेशियर को अंदर से खोखला कर रहा है। ऐसे समझो जैसे किसी दीवार के नीचे से जमीन खिसक जाना। इससे दिक्कत ये होता है कि ग्लेशियर की ग्रिप धीरे धीरे जमीन से लूज होती जा रही है और आइस ज्यादा स्पीड से ओशियन की तरफ स्लाइड करने लगती है। जैसे जैसे ग्लेशियर का बेस वीक होता जा रहा है वैसे वैसे उसके आगे मौजूद आइस स्लिप्स जो एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है उसमें डीप क्रैक्स और फ्रैक्चर डेवलप हो रहे हैं। और इसी आइस स्लिप्स की वीक होते ही ग्लेशियर के फ्लो पे कोई रेजिस्टेंस नहीं बचता और इसी वजह से हर साल बिलियंस ऑफ टन्स आइस लूज हो रहा है। अगर सिर्फ एक ग्लेशियर कोलैप्स होता है तो ग्लोबल सी वाटर का लेवल लगभग 65 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है, लेकिन असली डेंजर तो यहाँ से स्टार्ट होता है। थ्वेट्स ग्लेशियर का फेल होने का मतलब है पूरे वेस्ट अंटार्कटिका का आइस शीट अनस्टेबल हो जाना, जो सी लेवल को लगभग 3 मीटर या फिर उससे ज्यादा तक पुश कर सकता है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट दुनिया के लो लाइंग कोस्टल रीजन में पड़ेगा, जैसे कि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। इसके अलावा न्यूयॉर्क और मालदीव जैसी जगह पे ये वो जगह है जहाँ सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा सी लेवल बढ़ने पे। ये ग्लेशियर कोलैप्स आज या कल नहीं होगा, लेकिन जो प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है उसे रिवर्स करना लगभग इम्पॉसिबल माना जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग और ओशियन टेम्परेचर का थोड़ा सा भी बढ़ना मतलब ग्लेशियर के नीचे का मेल्टिंग कई गुना ज्यादा हो जाता है। इसलिए डूम्सडे ग्लेशियर एक ऐसा स्लो मोशन डिजास्टर है जो शोर नहीं मचाता, लेकिन फ्यूचर में पूरी दुनिया को अफेक्ट कर सकता है।